नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे। आज की क्वेश्चन सीरीज में मैंने स्पेशली पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के उन सभी क्वेश्चनों को कवर किया है जो कि सीजीएल और सीएचएसएल के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं और जो कि हर साल सीजीएल और सीएचएसएल में रिपीट होते रहते हैं। और इन्हीं क्वेश्चनों की हेल्प से हम उन सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे जहां से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो देखते हैं क्या-क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि सीजीएल और सीएचएसएल में पूछे जाते हैं। ए फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज पुट फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द, यानी भारत के लिए एक संघीय ढांचे को सबसे पहले किसके द्वारा सामने रखा गया था। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो भारत की फेडरल स्ट्रक्चर है, जो भारत का संघीय ढांचा है, इसकी अवधारणा कहां से ली गई है, कौन से एक्ट से ली गई है, कौन से अधिनियम से ली गई है, ये पूछा गया है। अब ये जो ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, ये सारे एक्ट्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लागू किए थे। ठीक है, एक्ट ऑफ 1909, इसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक्ट ऑफ 1919, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक्ट ऑफ 1935, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी इसको समझेंगे। उसके बाद है एक्ट ऑफ 1947। अब देखिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, एक्ट ऑफ 1935, 1935 का जो हमारा 1935 का जो अधिनियम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर वो करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है इस एक्ट को और क्या कहा जाता है। इस एक्ट को कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इसको हिंदी में बोले तो भारत सरकार भारत शासन अधिनियम 1935 कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ सुधार किए थे, कुछ कानून बनाए थे। एक तरीके से जो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है वो यहीं से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखनी है। और बहुत सारी चीजें यहाँ से ली गई हैं जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन सभी को मैंने यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश की है। ये देखिए यहाँ पर जो ये स्लाइड है, इसमें ये सब बताया गया है कि जो 1935 का अधिनियम था वो था क्या। ठीक है, उसमें क्या-क्या चीजें इंक्लूड की गई थी। ठीक है, और हमने क्या है, एक और बात आपको याद रखनी है, एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि भारतीय संविधान पर कौन से अधिनियम की छाप दिखाई देती है, यानी जो परफेक्ट इफेक्ट होता है। ठीक है, किसी एक्ट का जो इफेक्ट भारतीय संविधान पर दिखाई देता है वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930 का है। ठीक है, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 की पूरी छाप भारतीय संविधान पर दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने 1935 के अधिनियम से उठाकर अपने संविधान में ज्यों की त्यों रख दी है। ठीक है, उनमें से जो भारत का संघीय ढांचा है वो भी एक करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, जो संघीय ढांचे की अवधारणा है हमने 1935 से ही ली है। ठीक है, और क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको कवर करने हैं 1935 के अधिनियम से, वो इस स्लाइड में दे रखे हैं। ठीक है, ये आपको कवर करने हैं। इनमें से मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं, जो पहला है वो यही है कि जो प्रमुख स्रोत है भारतीय संविधान का वो 1935 का अधिनियम ही है। दूसरा क्या है, संघीय शासन की यहाँ पर नींव रखी गई थी, यानी फेडरल स्ट्रक्चर की यहाँ से क्या है, नींव रखी गई थी। और इसी के बाद यहाँ पर क्या है, अविशिष्ट शक्तियां वॉइसरॉय को दी गई थी, स्पेशल पावर्स दी गई थी वॉइसरॉयज को। इसके बाद क्या है, यहाँ पर इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ था। शक्तियों का बंटवारा यानी सेपरेशन ऑफ द पावर यहीं से हुआ था। 3 सूचियां बनाई गई थी, राज्य सूची, सॉरी संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी यूनियन लिस्ट, करंट स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये आपको ध्यान रखना है कि जो 3 सूचियां हैं वो कहां से ली गई है, वो हमारे एक्ट ऑफ 1935 से ली गई है, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। इसके बाद है यहाँ पर जो अलग से निर्वाचन हुआ था जातियों के लिए, महिलाओं के लिए और मजदूरों के लिए, यानी महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए और जो दलित जनजाति हैं, जाति हैं, उनके लिए क्या है, पृथक निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ से शुरू हुआ था इसी अधिनियम से, ये आपको ध्यान रखना है। और आप यहाँ पर पढ़ेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि 1935 के अधिनियम में
बताए गए थे। ठीक है, ये आपको कवर करना है, एक बार वीडियो पॉज कीजिए और इसको कवर कीजिए। ठीक है, अगर हम सारी डिटेल में पढ़ेंगे ना तो एक दो क्वेश्चन ही हो पाएगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए द मेन सोर्स ऑफ द रेवेन्यू फॉर ए स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। देखो, जो टैक्सेस का टैक्सेशन है इंडिया में, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीजीएल और सीएचएसएल के लिए। ठीक है, ये आपको अच्छे से करना है। इस क्वेश्चन को भी मैंने अच्छे से इलेबोरेट किया है, इसमें भी कुछ स्लाइड एक्स्ट्रा स्लाइड मैंने कवर की हैं, तो आप उन स्लाइड्स को एक बार वीडियो पॉज करके जरूर देखें और स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखें, ताकि आपको पता हो कि कौन सा टैक्स सेंटर के पास जाता है, कौन सा टैक्स स्टेट के पास जाता है, किस टैक्स को सेंटर लगाता है, किसको स्टेट लगाता है, किसको सेंटर लगाता है लेकिन कलेक्ट भी वही करता है और बांट देता है स्टेट को भी। तो ये कुछ डिविजन्स हैं। ठीक है, कुछ एक तरीके से अलग अलग हिस्से हैं टैक्सेस के। ठीक है, जो कि डिवाइड कर रखे हैं, यानी टैक्स को डिवाइड किया गया है 6 पार्ट्स में। ठीक है, वो पार्ट्स हैं और वो पार्ट्स आपको कवर करने हैं और वहां से क्वेश्चन 100% आता है। तो टैक्सेशन इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यहां से कवर करना है आपको। ठीक है, इसके बाद है, यहां पर पूछा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट का सबसे मेन सोर्स क्या है रेवेन्यू जनरेट करने का। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सेल टैक्स है। सेल टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है किसी स्टेट गवर्नमेंट का, ये आपको ध्यान रखना है। एक्साइज ड्यूटी क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इनकम टैक्स क्या है, ये स्पेशली स्टेट सेंटर लगाता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स भी ऐसे क्या है, ये हमारा सेंटर का टैक्स है। ठीक है, इसमें कुछ टैक्सेस हैं जो आपको कवर करने हैं। अब मैंने बिल्कुल क्लासिफिकेशन अच्छे से कर रखा है, ये आप क्या करेंगे, इस स्लाइड को इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें मैंने बताया गया है कि जो टैक्स, देखो यहां पर टैक्स लेविड, कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द सेंटर, यानी ये वो टैक्सेस हैं जो कि लगाए जाते हैं। लेविड का मतलब लगाना और कलेक्ट यानी इकट्ठा किए जाते हैं, लेकिन रिटेन्ड बाय द सेंटर एंड रिटेन मतलब रख लिए जाते हैं, अपने पास ही रख लिए जाते हैं बाय द सेंटर, यानी अपने केंद्र सरकार के द्वारा। तो इनमें से क्या है, कॉर्पोरेशन टैक्स यानी कॉर्पोरेट यानी इंडस्ट्रीज वाला टैक्स, जो भी कंपनियां टैक्स भरती हैं वो सारा केंद्र सरकार के पास जाता है। कस्टम ड्यूटी आपको पता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला टैक्स। उसके बाद है सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स, यानी जो इनकम टैक्स होता है उस पर जो अधिभार होता है वो किसके पास जाता है, इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट एंड इंडिविजुअल एंड कंपनी, एक कंपनी या किसी व्यक्ति के पास कितना असेट एसेट है, ये उसका जो टैक्स होता है वो भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। उसके बाद है फीस ऑन द मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट, जो 3 लिस्ट हैं उनमें यूनियन लिस्ट में जितने भी विषय आते हैं उन पर जो टैक्स लगता है वो किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। लगाया भी जाता है, कलेक्ट भी किया जाता है और क्या है, अपने पास रख लिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, ऐसे ही टैक्स, अगला क्या है, टैक्स लेविड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। देखो इसमें सेंटर क्या है, ये टैक्स लगाता है और क्या है, कलेक्ट करता है, लेकिन अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट यानी स्टेट को दे दिया जाता है। अब ये कौन सा है, स्टैंप ड्यूटी ऑन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो भी स्टैंप ड्यूटी लगती है उसको क्या है, सेंटर लगाता है, कलेक्ट करता है, लेकिन स्टेट को दे देता है। इसके बाद क्या है, चेक पर जो टैक्स लगता है ये आपको कवर करने हैं। एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल, यानी जो अल्कोहल से बनने वाली मेडिसिन हैं उनका, उन पर जो टैक्स लगता है वो कलेक्ट किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, लगाया भी जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन उसका कुछ शेयर दे दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को भी, आपको ध्यान रखना है। एक जो ये येलो कलर में लाइन है ये बहुत बार पूछी जाती है, बहुत बार पेपर में आती है, मैंने इसको हाईलाइट किया है ताकि आपको ध्यान रहे कि क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखिए टैक्स लेविड, इसमें जो पॉइंट है वो क्या है कि कर लगाया जाता है, कलेक्ट किया जाता है बाय द सेंटर केंद्र सरकार के द्वारा, बट कंपल्सरीली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द स्टेट सेंटर एंड द स्टेट, यानी ये वो टैक्स है जो कि लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, कलेक्ट भी वही करता है, लेकिन बाध्य रूप से, ठीक है, उसकी मजबूरी है केंद्र सरकार की कि उसे इसका कुछ शेयर स्टेट को भी देना पड़ता है। ठीक है, ये वो टैक्स है, टैक्स ऑन इनकम, इनकम पर लगता हुआ टैक्स अदर देन एग्रीकल्चर इनकम एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर जो टैक्स लगता है और कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है उसको छोड़कर बाकी जितने भी इनकम टैक्स हैं
उनका कुछ शेयर्स केंद्र सरकार को, स्टेट को देना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद है टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर, लगाए जाते हैं और इकट्ठे किया जाते हैं सेंटर के द्वारा, बट असाइन टू द स्टेट, और पूरे के पूरे स्टेट को दिए जाते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, ये आपको कवर करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर न्यूज़पेपर वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टैक्स ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ द न्यूज़पेपर एंड टैक्स ऑन द एडवर्टाइजमेंट पर्पस, जो भी टैक्स लगाए जाते हैं वो क्या है, लगाए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, इकट्ठे भी वही करता है, बट असाइन कर दिए जाते हैं स्टेट को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पर क्या है, कौन सा है, टर्मिनल टैक्सेज ऑन गुड्स एंड पैसेंजर बाय द रेलवे, ठीक है, कैरिड बाय द रेलवे। अब रेलवे क्या है, जैसे मैं टिकट खरीदता हूं, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, जब मैं टिकट खरीदूंगा तो कुछ टैक्स टिकट के पैसों में भर दूंगा। अब वो कलेक्ट करेगा कौन, लगाएगा कौन, केंद्र सरकार उसको लगाता है, कलेक्ट करता है, लेकिन क्या होता है, असाइन कर देता है केंद्र सरकार, जो टिकट का पैसा है उस पर लगे टैक्स को असाइन कर देता है उस स्टेट को, यानी हरियाणा को वो मिल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर मैं कुछ सामान मंगाता हूं, अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है बाय द रेलवे, तो रेलवे कुछ टैक्स लेता है, उसका कुछ शेयर किसको दे दिया जाता है, स्टेट को दे दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। इसके बाद है टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन बाय द स्टेट। ये वो सारे टैक्सेस हैं जो कि लगाए जाते हैं और कलेक्ट भी करते हैं, और स्टेट इनको अपने पास रख लेता है, यानी केंद्र सरकार ही इनको लगाता है, केंद्र सरकार ही इकट्ठा करता है और केंद्र सरकार ही अपने पास रख लेता है। ये वो इंपॉर्टेंट टैक्सेस है। तो मैंने जो टैक्सेस का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से किया है, आप इसको ध्यान रखिए। अगर आप ये स्लाइड बहुत अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट लेते हैं और इनको एक बार, दो बार, तीन बार इनको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो 100% इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन यहाँ से नहीं जाएगा, ठीक है। आपको एक नंबर पक्का मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है टैक्सेशन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैं ये कह सकता हूँ इकोनॉमिक्स का कोई हॉट स्पॉट है, जो कि सीजीएल और सीएचएसएल का फेवरेट पॉइंट है, तो वो टैक्सेशन ही है। टैक्सेशन से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको क्या है, इन सारी स्लाइड्स का क्या है, एक एक बार क्या है स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखिए, ठीक है। मैं इसको एक बार और दिखाता हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने पास रखिए, और फिर इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने पास रखिए, ठीक है। ऐसे ही इसका भी ये जो स्क्रीनशॉट है अपने पास रख के इनको बार बार ध्यान देते रहिए, ठीक है। इसके बाद है इंडिया इज ए रिपब्लिक बिकॉज, भारत एक गणतंत्र है क्योंकि, यानी यहाँ पर रिपब्लिक होने की डेफिनेशन पूछी गई है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक कंट्री। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि इट इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ये लोकतांत्रिक देश है, नहीं, ये डेफिनेशन नहीं है रिपब्लिक की। इट इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कि यह एक संसदीय लोकतंत्र है, क्या इसलिए रिपब्लिक है, नहीं। द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर ए डेफिनेट पीरियड, यही इसकी करेक्ट डेफिनेशन है रिपब्लिक होने की, यानी द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर ए डेफिनेट पीरियड, यानी जो हमारा मुखिया होता है, स्टेट का मुखिया होता है, उसको लोगों के द्वारा चुना जाता है और किसी निश्चित समय के लिए चुना जाता है, 5 साल के लिए, ठीक है। तो क्या है, रिपब्लिक होने की डेफिनेशन यही है कि जो हमारा स्टेट का हेड है, जो हमारा भारत का रिप्रेजेंटेटिव है, वो भारत के लोगों के द्वारा ही चुना जाता है, यही इसकी करेक्ट डेफिनेशन है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार रिपीट होता रहता है कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। ऐसे ही द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडोप्टेड ऑन, भारत के संविधान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 26 जनवरी 1950 यहाँ पर लिखा गया है फर्स्ट ऑप्शन, जो 26 जनवरी 1950 है, इस तारीख को संविधान लागू हुआ था, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है, 1950 को इसको लागू किया गया था। लेकिन अपनाया कब गया था, ये जो डेट है वो है 26 नवंबर 1949, यानी 2 महीने पहले, एग्जैक्ट 2 महीने पहले क्या है, इसको अपना लिया गया था, लेकिन लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार, कौन सा तारा, यानी शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, ठीक है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का एक बहन ग्रह, भगिनी ग्रह कौन सा है, वीनस है, यानी शुक्र ग्रह पृथ्वी के का भगिनी ग्रह है, पृथ्वी जैसा दिखाई देता है और सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है। मैंने ये सब कवर किया है अपनी ज्योग्राफी की वीडियो में, एक बार जरूर देखिए, ठीक है। जो वीनस है वो बहुत ही चमकीला ग्रह है और चमकता है
जब सुबह होती है और जब शाम हो जाती है, ठीक है। तो ये सुबह के वक्त और शाम के वक्त चमकता हुआ एक तारे के रूप में दिखाई देता है, इसलिए हमने वीनस को शाम का तारा कहा जाता है। भोर का तारा और शाम का तारा कहते हैं, इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार ये कौन सा है? वीनस यानी शुक्र ग्रह है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन था वो कौन सा था? वीनस था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मंगल ग्रह से पूछा जाता है, ये रेड प्लेनेट है। रेड प्लेनेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। बुध के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि बुध सबसे छोटा ग्रह है, और जुपिटर के बारे में सबसे बड़ा पॉइंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो जुपिटर है वो बिगेस्ट प्लेनेट है इन द सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो हमारा जुपिटर होगा। ये भी आपको पॉइंट कवर करना है, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद है देखिए द मास ऑफ द जुपिटर इज अप्रोक्सीमेटली, अभी अभी मैंने कवर किया है कि जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, तो इसके मास के बारे में क्वेश्चन आता है कि जुपिटर का जो मास है वो लगभग किसके बराबर है? तो पहला ऑप्शन है 1/10 ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी जो पूरा सोलर सिस्टम है, ठीक है, जिसमें सूर्य भी आ गया और सारे प्लेनेट भी आ गए, एस्टेरॉइड्स भी आ गए और क्यूपर बेल्ट भी आ गई, ठीक है, वहां पर जो भी एक तरीके से जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है उन सभी का मास जो बृहस्पति के मास के की तुलना में कितना है, ऐसा पूछा गया है, ठीक है, कंपैरिजन करना है। तो पहला ऑप्शन है 1/10 ऑफ द सोलर मास, यानी जो सोलर मास है, पूरे सौरमंडल का मास है, क्या उसका जो 10वां भाग है वो बृहस्पति का मास है? ये भी क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है। और द 1000 ऑफ द सोलर मास, यही करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो सौर द्रव्यमान का 1000वां भाग है वही क्या है? बृहस्पति का मास रहेगा, ठीक है। यानी अगर पूरे सोलर सिस्टम के मास में से अगर हम 10,000वां भाग निकालते हैं, अलग करते हैं, तो वो 10,000वां भाग जुपिटर के मास के बराबर है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होता रहता है ज्योग्राफी से, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है द सोलर एनर्जी इज रिसीव्ड बाय द अर्थ थ्रू, यानी सूर्य ऊर्जा पृथ्वी द्वारा प्राप्त की जाती है। किस तरीके से, कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से हम क्या है सूर्य की एनर्जी को अर्थ तक प्राप्त कर पाते हैं, यानी एक तरीके से अर्थ तक महसूस कर पाते हैं, ठीक है। पहला है कंडक्शन। देखिए इसको यहाँ पर ये कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एक तरीके से लॉ है, ठीक है। और इन्हीं के फिनोमिना बोल सकते हैं, इन्हीं की हेल्प से हम क्या है एनर्जी का ट्रांसफर कर पाते हैं, यानी हीट एनर्जी का ट्रांसफर इन्हीं की वजह से हो पाता है। तो इनको अच्छे से पढ़ना है, एक बार देखते हैं क्या है। सबसे पहले कंडक्शन, अगर मान लो ये कोई एक मेटल रोड है, ठीक, अगर मैं इसको यहां से गर्म करता हूं, ठीक है, अगर एक साइड से गर्म करता हूं और यहां से पकड़े हूं, तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, मेरे को यहाँ पर भी हीट महसूस होने लग जाएगी, इस पॉइंट पर भी हीट महसूस होने लग जाएगी। क्यों होने लग जाएगी? क्योंकि देखिए जब हम यहाँ पर हीट देंगे तो हीट जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते रहते हैं, आपस में कोलाइड करते रहते हैं। कोलिजन होने की वजह से क्या होता है, जो मैटर है वो हीट ट्रांसफर करता रहता है, यानी मॉलिक्यूल्स और एटम क्या है हीट ट्रांसफर करते रहते हैं, ठीक है। यानी जब जो मैटर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट से, डायरेक्ट कांटेक्ट कब होता है? जब कोलिजन होता है, जब कोलिजन होता है तब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। तो जब मैटर डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से हीट ट्रांसफर करता है तो वहां पर कंडक्शन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये गर्म है और मैं यहां पर इसको टच करता हूं, ये चीज गर्म है, ये वाली चीज गर्म है और मैं यहां पर टच करता हूं तो ये भी गर्म हो जाएगी। तो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से क्या हुआ है, हीट का ट्रांसफर हो गया, दैट इज कंडक्शन। इसके बाद है जो हमारा कन्वेक्शन है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन है कि जब मटेरियल खुद मूव करके, मटेरियल या मीडियम खुद मूव करके हीट का ट्रांसफर करता है, उसको कन्वेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये चाय का प्याला है और चाय के प्याले में गर्म चाय है, ठीक है, कप में गर्म चाय है, मैं उसको फूक मार के ठंडा करने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हम फूक मारते हैं, एयर का एयर ब्लो होती है उसके ऊपर से, तो एयर क्या है उसकी हीट को निकालकर, जो चाय की हीट को निकालकर अपने साथ बहा कर ले जाती है, दैट इज कन्वेक्शन। यानी जो हीट का ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ मीडियम एंड मैटर मटेरियल, वो होता है कन्वेक्शन यानी संवहन, ठीक है। जो रेडिएशन है ये ऑप्टिकल फिनोमिना है, ये यहाँ से कोई लेना देना नहीं है हीट के ट्रांसफर से, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब रेडिएशन देखते हैं क्या है। रेडिएशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है विदाउट एनी मीडियम, मीडियम की आवश्यकता ही नहीं होती, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो भी स्पेस है वो वैक्यूम है, यानी वहां पर कोई भी एनवायरमेंट नहीं है, वहां पर कोई भी मैटर नहीं है।
फिर भी जो सोलर एनर्जी है, जो सोलर हीट है, वो ईएम वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारे पास पहुंच पाती है। यानी जब एनर्जी का ट्रांसफर ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव, तो वहां पर काउंट की जाती है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में हीट का ट्रांसफर। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, जो हमारे पास सूर्य की किरणें आती हैं वो ईएम वेव में आती हैं। ये भी क्वेश्चन है जो कि आपको कवर करना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा रेडिएशन। रेडिएशन विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, हियर। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी? कौन सा राजवंश सबसे पुराना राजवंश है? ठीक है, इनमें जो चार ऑप्शन है, इसमें एक है मौर्य, गुप्ता, कुषाणा और कण्व। ठीक है, एक आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि सबसे जो पुराना वंश माना जाता है वो मौर्य वंश है, क्योंकि ये 320-22 ईसा पूर्व बना हुआ राजवंश है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है, कौटिल्य विष्णुगुप्त का हेल्प लेकर, ठीक है, इसको धनानंद को हराकर इस साम्राज्य की स्थापना की थी, इस राजवंश की स्थापना की थी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो गुप्त वंश है वो श्रीगुप्त के द्वारा बनाया गया। एक तरीके से श्रीगुप्त ने इस गुप्त वंश की नींव रखी थी। उसके बाद घटोत्कच जी हुए, उसके बाद फिर कौन हुए? चंद्रगुप्त प्रथम हुए। ठीक, मौर्य डायनेस्टी। अब देखिए मौर्य डायनेस्टी क्या है। सबसे पहले है, ये एक सीरीज है, एक तरीके से क्रॉनिकल ऑर्डर है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है सभी डायनेस्टीज का। ये आपको देखना है कि किसके बाद कौन आया था, कौन फेमस हुआ था। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखिए मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद अशोका, फिर कुषाण डायनेस्टी में कनिष्का, फिर गुप्त डायनेस्टी में क्या है, वर्धाना या पुष्यभूति डायनेस्टी, और फिर गजनी, फिर मोहम्मद गजनी, फिर मोहम्मद गोरी, और फिर स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह आए थे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो ये सारी डायनेस्टी आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको कवर कीजिए। ठीक है, ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है फेमस डायनेस्टीज का और फेमस एक तरीके से किंग्स का। ठीक है, ये आपको कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है मौर्य किंगडम। ठीक है, ओल्डेस्ट डायनेस्टी यहाँ पर क्या हो जाएगी? मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ड्यूरिंग 5 ईयर ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान डिड इंडिया lay down the objective of the need to ensure environmental sustainability of the development strategy? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में जो जो पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता का उद्देश्य रखा गया था, कौन सी में? यानी कौन सा पंचवर्षीय योजना ऐसा है जिसमें हमने पर्यावरण के बारे में भी सोचा था, यानी ऐसा सोचा था कि जो हम डेवलपमेंट करेंगे वो पर्यावरण का यानी एनवायरमेंट का ध्यान रखते हुए करेंगे। तो आप इसमें जो देखेंगे ये ऑप्शन है, इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो 9th 5 ईयर प्लान है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो 9th 5 ईयर प्लान है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रखा गया एक प्लान है, यानी इसमें ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उद्देश्य रखा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता रहता है। तो 9th 5 ईयर प्लान ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, पल्सर आर। पल्सर क्या है? पल्सर, ये क्वेश्चन हमने पहले भी बताया है कि पल्सर क्या है। पल्सर क्या है? ये रैपिडली स्पिनिंग स्टार्स हैं, स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार है। ठीक है, जो स्टार न्यूट्रॉन स्टार होता है और क्या है, घूमता रहता है और एनर्जी का लॉस करता रहता है, उसको हम बोलते हैं पल्सर स्टार। ठीक है, तो रैपिडली स्पिनिंग स्टार, तेजी से घूमने वाले तारे ही क्या है? पल्सर है। स्टार मूविंग टुवर्ड द अर्थ, ये भी गलत है। स्टार मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, ये भी गलत है। उसके बाद है हाई टेम्परेचर स्टार, उच्च तापमान वाले तारे, ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रैपिडली स्पिनिंग स्टार, यही क्या होते हैं? पल्सर होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि रैपिडली स्पिनिंग स्टार विल बी द राइट आंसर, एंड यही क्या होते हैं? पल्सर होते हैं। दीज आर द पल्सर स्टार। ठीक है, उसके बाद है द बेस्ट वे ए बैंक कैन अवॉइड लॉस इज टू। सबसे मतलब बैंक नुकसान से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे मतलब बेहतरीन तरीका क्या है? बेस्ट तरीका क्या है? ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर कोई बैंक लॉस से बचना चाहता है तो बैंक को क्या करना चाहिए, उसके लिए सही रास्ता, सबसे बेस्ट रास्ता क्या है? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है द लैंड ओनली टू इंडिविजुअल नोन टू द बैंक, कि बैंक को सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को लोन देना चाहिए जिसे वो जानता हो। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? इसके हिसाब से बैंक सिर्फ और सिर्फ अपने जो एम्प्लॉय हैं उन्हीं के रिश्तेदारों से या उन्हीं के जान पहचान वाले लोगों को क्या है? पैसा दे पाएगा।
लोन दे पाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, कोई भी बैंक ऐसे नहीं चल सकता कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने ही रिश्तेदारों को लोन दे, ठीक है? तो जान-पहचान यहाँ पर काम नहीं आती, तो ऐसे तो बैंक वैसे ही घाटे में चला जाएगा, ठीक है? बैंक एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स, ठीक है? एक्सेप्ट द साउंड कोलेटरल, ये भी हो सकता है, इसको देखते हैं, इसको बाद में समझते हैं कि साउंड कोलेटरल क्या होता है। साउंड का मतलब ध्वनि नहीं है, यहाँ पर हिंदी में ध्वनि गलत लिखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद है गिव ओनली शॉर्ट टर्म लोन, यानी कुछ टाइम के लिए ही लोन देना चाहिए। यानी जो बैंक है, अगर बैंक को एक तरीके से लॉस से बचना है तो कुछ टाइम के लिए ही लोन देना चाहिए। कुछ हद तक ये बात सही है, ठीक है? अगर ज्यादा लंबा चलेगा तो इसका एक डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? इसकी ये एक खामियां हैं कि अगर हम शॉर्ट टर्म लोन देंगे तो क्या होगा, बैंक को इंटरेस्ट कम मिलेगा। जितना ज्यादा लंबा प्रोसेस होता है, लंबा लॉन्ग ड्यूरेशन का जो लोन होता है, उस पे ब्याज भी बैंक को ज्यादा मिलता है। आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है बैंक के लोन पर, आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ब्याज पर ब्याज, तो जितना समय ज्यादा होगा उतना ही ब्याज ज्यादा होगा, ये आप जानते हैं। उतना ही ब्याज अच्छे से बैंक ले पाएगा, तो बैंक को फायदा होगा लंबे समय के लिए दिए गए लोन पर, ठीक है? तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है? शॉर्ट टर्म लोन नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन होना चाहिए। उसके बाद है लैंड ओनली टू द बैंक्स ओल्ड कस्टमर। एक ओल्ड कस्टमर की डेफिनेशन मेरे को समझ में नहीं आती। पुराना कस्टमर क्या है? कभी पुराना कस्टमर भी तो नया कस्टमर रहा होगा, कभी तो सास भी बहू रही होगी, तो ऐसे डिफाइन नहीं हो सकता कि क्या ओल्ड कस्टमर है, ठीक है? हो सकता है ओल्ड कस्टमर ही पैसा लेकर भाग जाए बैंक का, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वही मेरे को राइट लग रहा है कि एक्सेप्ट साउंड कोलेटरल, यानी एक अच्छा खासा बैंक को क्या है, कोलेटरल रखना चाहिए। कोलेटरल का मतलब क्या होता है? कोलेटरल का मतलब होता है गिरवी रखना, ठीक है? यानी कुछ ना कुछ चीज, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो बैंक की रजिस्ट्री हो, लैंड की रजिस्ट्री हो, ठीक है? वो क्या है, वो सभी बैंक को एज ए कोलेटरल, यानी एक गिरवी रखने की चीज के तौर पर उसको अपने पास रखेगा, तो बैंक लॉस से बच जाएगा। इन केस अगर कोई क्या होता है, बैंक करप्ट हो जाता है, कोई भी व्यक्ति बैंक का लोन नहीं चुका पाता, तो वहां पर बैंक क्या है, इसका फायदा उठाएगा और उसकी जमीन या उसका सोना जो भी उसने एज ए कोलेट्रल बैंक में रखा है, तो वो उसको हड़प लेगा, ठीक है? इससे वो लॉस से बच सकता है, ठीक है? यही राइट ऑप्शन था, तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन वॉज। देखिए क्वेश्चन ये है कि जैनियों के प्रथम तीर्थंकर क्या होते हैं? देखिए तीर्थंकर का मतलब होता है सबसे बड़ा गुरु। जैनियों का सबसे बड़ा गुरु कौन था? पहला सबसे बड़ा। 24 टोटल क्या है तीर्थंकर हुए हैं जैनिज्म में, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, टोटल तीर्थंकर कितने थे? 24 थे, ठीक है? 24। उसके बाद जो है पहला ऑप्शन है ऋषभ, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जो ऋषभ देव थे वो पहले तीर्थंकर थे। उसके बाद अजीत नाथ दूसरे थे। अरिष्ट नेमी 23वें थे, 22वें थे, और पार्श्वनाथ जी जो थे वो 23वें थे। 24वें महावीर स्वामी खुद रहे, ठीक है? आप जानते हैं महावीर स्वामी सबसे आखिरी यानी 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है? ये जो चारों ऑप्शन है, ये इनके बारे में पूछा जाता है। ऋषभ देव कौन से तीर्थंकर थे? पहले। अजीतनाथ दूसरे। अरिष्ट नेमी, जिनको नेमीनाथ भी कहा जाता है, ये 22वें थे। पार्श्वनाथ 23वें थे और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच रूलर बिल्ड द एलोरा टेम्पल, यानी एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? देखिए तीन चीजें मेरे को लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो एलोरा, अजंता और खजुराहो, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये किसने बनवाई ये हर बार पूछा जाता है, ठीक है? तो देखिए इनमें ऑप्शन है चालुक्य, शुंग, राष्ट्रकूट और पल्लव, ठीक है? जो हमारा यहाँ पर एलोरा के टेम्पल है वो राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाए थे, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर राष्ट्रकूट शासकों ने क्या है, एलोरा के टेम्पल बनाए। अजंता के टेम्पल सातवाहन शासकों ने बनाए। क्या रखेंगे? सातवाहन शासकों ने क्या है, अजंता वाले टेम्पल्स बनवाए थे, अजंता की केव बनवाई थी, ठीक है, गुफाएं। उसके बाद जो मैंने बताया था अभी, खजुराहो का नाम लिया था, खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं वो चंदेल शासकों ने बनवाए, ये आप ध्यान रखेंगे। तो तीनों मेरे नजर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर से, और जो कि बार बार पूछे जाते हैं। कुछ फेमस टेम्पल्स हैं, कुछ फेमस केव्स हैं, कुछ पहाड़ियां हैं, ये भी आपको कवर करनी है अपने आर्ट एंड कल्चर और स्टैटिक जीके के टॉपिक में, ठीक है?
फेमस मॉन्यूमेंट्स भी पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सीजीएल और सीएचएसएल का, तो आप यहाँ पर कवर करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो एलोरा टेम्पल्स हैं, इनमें 34 गुफाएं हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 गुफाएं हैं और कुछ बुद्धिस्ट हैं, कुछ हिंदू और कुछ जैनी केव्स हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सी क्लासिफिकेशन हुआ है, जो पहली नंबर 1 से नंबर 12 तक की जो गुफाएं हैं वो बुद्धिस्ट गुफा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो बुद्ध हैं, बुद्ध के लोग हैं, अनुयायी हैं, यहाँ पर रहते थे। उसके बाद जो 13 से 29 वाली गुफा है वो हिंदू की है। उसके बाद 30 से 34 वाली गुफा, यानी 5 गुफाएं किसके लिए हैं, जैन लोगों के लिए है, जैनी लोगों के लिए। ये आपको कवर करना है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ऐड यहाँ पर कर दिया था। इसके बाद जो है, When was our national anthem first sung and where? कि हमारा राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा जो राष्ट्रीय गान है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको पहले कहाँ पर गाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, जो हमारा राष्ट्रगान है सबसे पहले 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो यहाँ पर क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए, जो 24 जनवरी, सेकंड ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा है 24 जनवरी 1950, इस तारीख को राष्ट्रीय गान को क्या है, नेशनल एंथम को अपनाया गया था भारतीय संविधान की ओर से, ठीक है। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, संवैधानिक सभा थी, उन्होंने राष्ट्रीय गान जन गण मन को अपनाया था 24 जनवरी 1950 दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा, ठीक है। तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। दो चीजें और हैं जो कि पूछी जाती है बार बार, एक राष्ट्रीय ध्वज भी है। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अपने नेशनल फ्लैग को क्या है, अडॉप्ट किया गया था। आपको ध्यान रखना है, किसने इसको डिजाइन किया था, इसको डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया था, ये भी याद रखना है। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, वो होता है नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम को अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ध्यान रखना है, 26 जनवरी 1950 को नेशनल एम्बलम को अडॉप्ट किया था। और मैं इसके बारे में बताऊं, ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया है अपने सारनाथ के अशोक स्तंभ से। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि सीजीएल में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन, यानी न्यायिक पुनर्वालोकन प्रणाली की उत्पत्ति हुई। जो जुडिशियल रिव्यू है वो है क्या, सबसे पहले समझते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, 100% रिपीट हो सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन का यानी पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं इसको मैं, ठीक है। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन, सबसे पहले समझते हैं जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू रिप्रेजेंट करता है एक जुडिशरी की पावर को, जुडिशरी की पावर को, यानी न्यायपालिका की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। इसमें न्यायपालिका को शक्ति होती है कि वो कार्यपालिका और लेजिस्लेटिव यानी विधायिका के कार्यों की देखरेख कर सके, ठीक है। हो सकता है जैसे विधायिका, यानी अगर पार्लियामेंट कुछ कानून बनाती है, ठीक है, और उसको लागू करता है अपने एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, उस कानून को क्या है, लोगों में एक तरीके से अप्लाई करेगी, ठीक है। जब एग्जीक्यूटिव काम करती है, यानी कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है, तो वो कानून लोगों के लिए सही है या गलत है। वो कानून क्या है, अपने संविधान के कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सब कौन करेगा, ये रिव्यू करेगा अपना जुडिशरी। यानी जुडिशरी के पास एक स्पेशल पावर है कि वो रिव्यू कर सकता है आपके लेजिस्लेटिव यानी विधायिका और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के कामों को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक स्पेशल पावर दी गई है जुडिशरी को यानी न्यायपालिका को। तो यहाँ का जो ये जो लिया गया है उपबंध, ये कहाँ से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है, ठीक है। यानी जुडिशियल रिव्यू कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये इसके ओरिजिनेट हुआ, ये यूएसए से ओरिजिनेट हुआ। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद है
और क्या क्या चीजें हमने यूएसए से ली है मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। एक बार आप वीडियो पॉज कीजिए और देखिए कि कौन कौन सी चीजों को हमने अपने संविधान में यूएसए के संविधान से लेकर जोड़ा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि यूएसए के संविधान से हमने फंडामेंटल राइट लिए हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने कहाँ से ली है, यानी एक तरीके से जो हमारा न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा हमने यूएसए से ली है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, जो कि अभी क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है सीजीएल में। और क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया, यानी अपने राष्ट्रपति को महाअभियोग की प्रक्रिया से हटाने की प्रक्रिया कहां से ली है हमने, ये भी यूएसए से ली है। इसके बाद रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, यानी प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के जो सुप्रीम जज होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया कहां से ली है, ये हमने यूएसए से ली है। एंड पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज आल्सो टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पूछे जाते हैं एज ए क्वेश्चन इन योर सीजीएल एंड सीएचएसएल एग्जाम, तो डू वी गेट इट। इसके बाद है द टर्म्स ग्रेटर इंडिया डिनोट्स। ग्रेटर इंडिया शब्द का अर्थ क्या है, ग्रेटर इंडिया क्या है? द पॉलिटिकल यूनिटी, कल्चरल यूनिटी, रिलीजियस यूनिटी एंड सोशल यूनिटी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट इज ग्रेटर इंडिया? अगर कोई कहता है इंडिया इज वेरी ग्रेट कंट्री, ठीक है, व्हाट इज ग्रेटर इंडिया? ग्रेटर इंडिया क्या है? यहाँ पर पूछा गया है ग्रेटर का संबंध क्या है, एक तरीके से ग्रेटर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, भारत में विभिन्न संस्कृति के लोग क्या है आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। राजनीतिक एकता नहीं होती, राजनीतिक कोई एकता नहीं होती। धार्मिक एकता भी, धार्मिक एकता हो सकती है। देखिए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये भी आपने कहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर भाई भाई, इस तरीके से हम कह सकते हैं धार्मिक एकता भी होती है। लेकिन सामाजिक एकता तो होती ही है, ठीक है, समाज में एकता होती ही रहती है। लेकिन जो ग्रेटर इंडिया रिप्रेजेंट करता है कल्चरल यूनिटी को, ये अपना ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कल्चरल यूनिटी, यानी भारत में विभिन्न प्रकार के कल्चर्स हैं और उन सभी कल्चर्स के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, दैट इज अवर ग्रेटर इंडिया। यही हमारा भारत, महान भारत है। यानी ग्रेटर जो टर्म दी गई है वो कल्चरल यूनिटी के लिए दी गई है, आपको ध्यान रखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज नो मून। कौन सा प्लेनेट कोई मून नहीं रखता? देखिए, फर्स्ट है मार्स, नेपच्यून, मरकरी एंड प्लूटो। मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट टू प्लेनेट है, ठीक है, पहले दो प्लेनेट है वीनस एंड मरकरी, मरकरी एंड वीनस यानी बुध और शुक्र, इनके कोई भी क्या है उपग्रह नहीं है, यानी सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हो सकता है अगले आपके साथ जो आपके सामने जो क्वेश्चन आए उसमें बुध ना होकर वीनस हो, तो वीनस भी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, आप ध्यान रखना, ठीक है। बुध के पास और वीनस के पास कोई उपग्रह नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा, ये ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट रहेगा, यानी बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द तमिल लिटरेचर द ग्लोरियस बुक शिल्पाधिकारम एंड मणिमेखलई आर रिलेटेड टू। अब देखिए, तमिल साहित्य, तमिल साहित्य में 5 रचनाएं ऐसी है जो कि पेपर में पूछी जाती हैं, सीजीएल और सीएचएसएल में आती रहती है, ठीक है। यानी तमिल साहित्य की सबसे एक तरीके से इंपॉर्टेंट फेमस जो रचनाएं हैं वो यही है, ठीक है। तो तमिल साहित्य में गौरवशाली ग्रंथ शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई किससे संबंधित है? क्या ये जैनिज्म से संबंधित है, जैन साहित्य से संबंधित है, क्या बुद्धिज्म से संबंधित है, बुद्ध धर्म से संबंधित है, क्या ये हिंदुइज्म से संबंधित है, क्या ये क्रिश्चियनिटी से संबंधित है, ईसाई धर्म से संबंधित है? तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, हमारा बुद्ध धर्म है। यानी जो हमारा शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई है वो हमारे बुद्धिज्म से संबंध है। बुद्धिज्म यानी बुद्ध के बारे में इसमें बातें कही गई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने अभी नाम लिया है कि जो अपना तमिल लिटरेचर है, तमिल साहित्य है, उसमें 5 इंपॉर्टेंट क्या हैं, रचनाएं हैं। तो वहां इनके नाम यहाँ पर आप एक बार जरूर कवर करना कि कौन कौन से तमिल साहित्य के इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये नाम है मणिमेखलई और शिल्पाधिकारम, जो कि ऊपर भी लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि भी तमिल साहित्य की एक रचना है। उसके बाद क्या है, कुंडलकेसी, विजयपथी और कुंडलकेसी। तो विजयपथी, कुंडलकेसी और शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई और एक कौन सा रह गया, अपना जीवक चिंतामणि। ये 5 रचनाएं तमिल साहित्य की सबसे बेस्ट और सबसे फेमस रचनाएं हैं, तो आप इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद है द पोइट, इनका पोइट कौन था?
ये भी पूछा जा सकता है। जब मणिमेखली और शिल्पाधिकारम पूछ लिया गया है तो इनके पोएट के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इनका पोएट है द पोएट प्रिंस इलेंगो आदिगल। आदिगल भी कहा जाता है और कहीं कहीं आदिकाल भी लिखा गया है। तो आप इसको जरूर यहाँ पर ध्यान देंगे कि इलेंगो, इलेंगो ये क्या है, इलेंगो, आई है ILANGO, इलेंगो आदिगाल या आदिकाल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इनके पोएट थे। ठीक है, इनके कवि थे, आपको ध्यान रखना है पांचों के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अचीव हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशन आउटपुट द इकोनॉमी हैज टू, यानी राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि की उच्च दर प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था को क्या करना चाहिए, ये पूछा गया है। कहने का मतलब है कि नेशनल आउटपुट का मतलब है प्रोडक्शन, यानी राष्ट्रीय उत्पादन। राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि की उच्च दर प्राप्त करने के लिए व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? रिड्यूस द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, अपनी जनसंख्या को कम कर देना चाहिए, है ना, इंजेक्शन लगा लगा कर, है ना। क्या ऐसा हो सकता है? ये गलत ऑप्शन है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा जो प्रोडक्शन रेट है जनसंख्या के कम होने के बाद ही होगा। ठीक है, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। जनसंख्या अगर कम होगी तो इसका कोई इफेक्ट, इतना मेजर इफेक्ट अपने नेशनल प्रोडक्शन पर नहीं होगा। ठीक है, नेशनल ग्रोथ पर, नेशनल आउटपुट पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, बोरो फॉरेन कैपिटल्स, विदेशी पूंजी उधार लेना। ठीक है, अब ये पॉइंट समझते हैं कि ये किस तरीके का इफेक्ट डालती है अपने नेशनल आउटपुट पे, यानी राष्ट्रीय उत्पादन पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम विदेशी एक तरीके से पूंजी लेते हैं, उधार में लेते हैं, तो उधार का ब्याज भी तो चुकता करना पड़ता है, मूल भी चुकता करना पड़ता है और ब्याज भी चुकता करना पड़ता है। एक तरीके से स्ट्रेस बढ़ जाता है और इकोनॉमी क्या है, एक तरीके से बर्बाद होती चली जाती है, डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। आप अगर किसी पर उधार लेते हैं तो क्या वो मजे कर पाते हैं? नहीं, उधार देने के साथ साथ ब्याज देने की टेंशन भी बढ़ जाती है। ठीक है, प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट डालेगी? फॉर एग्जाम्पल हम उधार लेते जाएंगे, प्रोडक्शन क्या होगा, एक टाइम पे इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन एक टाइम पर वो डिक्रीज होना तय होगा, क्योंकि उधार लेने के बाद जब समय आएगा लौटाने का तो हमें क्या होगा, प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उधार लेने के बाद अपना जो प्रोडक्शन है, जो हमारी आउटपुट है, वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, बढ़ जाए। द स्टेप ऑफ द रेट ऑफ द सेविंग, बचत की दर बढ़ाना, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने बारे में बात करता हूं, अगर मैं कुछ प्रोडक्शन कर रहा हूं, किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहा हूं, सपोज कीजिए मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, ठीक है, उत्पादन कर रहा हूं, और मैं उस प्रोडक्ट की रेट को, ग्रोथ रेट को बढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, प्रोडक्शन के ग्रोथ रेट को बढ़ाना चाहता हूं, यानी आज मैं 50 ऑब्जेक्ट यानी 50 आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं उसकी रेट को डबल करना चाहता हूं, कल से मैं 100, फिर अगले दिन 300, अगले दिन 500 प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं, यानी ग्रोथ रेट बढ़ाना चाहता हूं, तो क्या मैं सेविंग करके बना सकता हूं? नहीं, जितना मैं सेविंग करूंगा उतना ही मेरा प्रोडक्शन रेट कम हो जाएगा। सेविंग करूंगा तो इसका मतलब है प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट कम लग रहा है, मैं अपनी जेब में ज्यादा पैसे डाल रहा हूं। ठीक है, यानी अकाउंट में पैसे ज्यादा डालूंगा और प्रोडक्शन को कम कर दूंगा। अगर हम क्या है, प्रोडक्शन को छोड़कर अगर सेविंग पर ध्यान देंगे तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट होता है अपनी सेविंग्स, अगर सेविंग्स बढ़ा देंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इंक्रीज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिड्यूस द कैपिटल ऑफ आउटपुट। ठीक है, आउटपुट रेशियो, कहने का मतलब है हमें निवेश की दर में वृद्धि और पूंजी उत्पादन अनुपात को कम करना है। यही आपको, आपके लिए क्या है, राइट ऑप्शन होगा। देखिए क्या है, अगर हमें रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ानी है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल आउटपुट बढ़ानी है, तो आपको क्या है, विदेशी निवेश या कोई भी निवेश आपको निवेश करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे आज मैं आर्टिकल 50 आर्टिकल्स को प्रोड्यूस कर रहा हूं, अगर मुझे कल 100 करने हैं तो मुझे उसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट देनी पड़ेगी, तभी 50 से 100 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो पाएंगे। आप अच्छे से समझते हैं, ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो ग्रोथ रेट है ऑफ नेशनल आउटपुट वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आपके प्रोडक्शन की रेट बढ़ जाएगी अगर आप इन्वेस्टमेंट डालते हैं। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है। ठीक है, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, और बहुत बार रिपीट होता है और रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइट फ्रॉम द सन रीचेज
द अर्थ इन अबाउट, यानी कितने समय में जो सूर्य के प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है, लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में, ठीक है। तो 8 मिनट वाला ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद है द शेड्यूल बैंक इज वन विच इज इंक्लूडेड इन, यानी अनुसूचित बैंक वह है जो शामिल है। कौन सा बैंक अनुसूचित बैंक कहलाएगा, पहली बात तो ये एक मैं बताता हूं। ऑप्शन से चलते हैं, देखिए ऑप्शन से चलते हैं। पहला ऑप्शन है, क्या है, द सेकंड शेड्यूल ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, यानी बैंकिंग विनियम अधिनियम की दूसरी अनुसूची में जो भी बैंक शामिल हैं, क्या वही अनुसूचित बैंक होंगे, नहीं। अब बैंकिंग विनियम यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या था, नहीं जानते, ठीक है। तो क्या है, हमें ये ऑप्शन अभी साइड में रखना है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो कौन सा है, देखिए सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड शेड्यूल में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, ऐसा बैंकिंग के बारे में ये नहीं है, तो क्या है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन अपना गलत है, ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ये हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट क्या है, एक ऐसा एक्ट है जो कि मान्यता देता है अलग अलग बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर्स को, ठीक है। यानी एक तरीके से सर्टिफाई करता है कि ये बैंक सही है, ये नेशनल लेवल का है, ये चल सकता है, ये चलना चाहिए। इस तरीके की जो सर्टिफिकेशन देता है, इस तरीके को बैंकों को जो सर्टिफाइड करता है, वो कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। राज जो भारतीय रिजर्व बैंक है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, उसका शेड्यूल सेकंड में जो बैंक इंक्लूड होंगे वही हमारे अनुसूचित बैंक होंगे। तो आप यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा कि जो शेड्यूल सेकंड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट का, उसमें जो बैंक शामिल होंगे वही हमारे क्या होंगे, शेड्यूल बैंक होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, हु स्टार्टेड द शक एरा, शक एरा विच इज स्टिल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जो शक युग की शुरुआत किसने की, पहली बात तो ये किसने की, जो अभी तक भारत सरकार के द्वारा उपयोग की जाती है, जो अपना कैलेंडर है वो क्या है, शक संवत है, क्या है, शक संवत पर आधारित है। तो शक संवत की स्थापना एक तरीके से शुरुआत किसने की, कौन से शासक ने की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी। कुषाण वंश के राजा कुषाण राजवंश के राजा कनिष्क ने की थी। बहुत ही फेमस राजा हैं जो कि कुषाण वंश के हैं, और 78 एडी, तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 78 एडी में, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि क्या 78 एडी में इसको शक संवत जारी किया गया था, ठीक है। 78 एडी में आपको ध्यान रखना है, 78 एडी में, ठीक है। इसके बाद क्या है, अगला जो पॉइंट है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, ये आई थिंक आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करने थे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, ठीक है, और अच्छे से समझ भी आते हैं। और अगर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आ जाते हैं आपके एग्जाम में, तो मेरी आपसे ये उम्मीद रहती है कि आप इनको कंप्लीट करके आएंगे, यहां से आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप, इसी होप के साथ मैंने ये क्वेश्चन सीरीज शुरू की थी, और यही क्वेश्चन सीरीज आगे भी चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा। तो इस क्वेश्चन सीरीज को, इन वीडियोस को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और शेयर करते रहना, ताकि वो लोग भी बेनिफिट उठा सके जिनको इस टेस्ट सीरीज की, क्वेश्चन सीरीज की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।